बल के लोकप्रिय विधायक श्रीमान इंदर सिंह जी गांधी, नगर निगम की महापौर श्रीमती दीपाली जायसवाल जी, मंडी जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रणबीर सिंह गुलेरिया जी, सुंदरगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दिलीप ठाकुर जी, मित्रों, आप सभी को ठंड में और जोरदार बारिश के बीच में हमने याद किया है और आपका धन्यवाद करना है कि आप सभी सुबह सुबह यहाँ पर पधारे हैं। साथियों, अभी परसों 1 तारीख को भारत सरकार ने 2022 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसको भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है। ये बजट वास्तव में हिस्टोरिकल है। वर्तमान कालखंड जो दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से त्रस्त है और ऐसे समय में ये लगता था कि जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, ऐसे में भारत का ये बजट कैसे आएगा। लेकिन ये बजट वास्तव में विकासोन्मुखी है, वास्तव में दिशा देने वाला है और समाज जीवन के हर वर्ग और हर क्षेत्र के kल्याण के लिए बना है। और इस बजट में हम एक बात को देख रहे थे कि जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को जो एक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जो दी जाती है, वो बढ़ा करके 10 गुना कर दी गई है और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश को भी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 6,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी और इसके कारण से रोड नेटवर्क है, एयरपोर्ट है, संचार के साधन हैं, हमारे हाईवेज हैं, इन सब चीजों के लिए बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ रुपए की राशि कर दी गई है, जो बजट था उसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपया था। और जो हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, उन सब में जो गांव हैं उनको बाइबैक विलेजेस बनाने की बात कही गई है। और जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो विशेष एक बात रहेगी, ऐसे और भी पहाड़ी राज्यों के लिए, और जिसमें सबसे अधिक लाभ हमको मिलेगा, पर्वतमाला परियोजना प्रारंभ की गई है। क्योंकि हम सब एक बात को भली प्रकार जानते हैं कि पहाड़ों में बहुत अधिक पहाड़ों को खोजना, बहुत लंबा जाना कठिन होता है, क्योंकि भूमि की कमी होती है। और कई बार ये कहा जाता है कि हमारे पहाड़ इस तरह के बने हैं कि आगे नदी पीछे नाला। अनेक प्रकार की कठिनाइयां सड़क नेटवर्क को बनाने में आती हैं और उन सब में पहाड़ों में
चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से है, चाहे आवाजाही की दृष्टि से है, एक बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश में रोपवे का नेटवर्क हो सकता है और आसमान को बढ़ने की हमारे पास असीमित गुंजाइश है, उसमें भी हमको लाभ मिलेगा। और फिर भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बात कही है कि हम देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और कोरोना के कारण से शिक्षा का बहुत अधिक नुकसान हुआ है और इसके लिए पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को हम एक बहुत बढ़िया टीवी चैनल प्रारंभ करेंगे जिसमें ई कंटेंट होगा और हर क्लास के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीवी चैनल होगा और जिसके कारण से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे। और साथियों, इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार 27 दिसंबर 2017 को सत्ता में आई थी और श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक उसी दिन हुई, वहीं से अपने काम को करना प्रारंभ किया और अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों शानदार उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बिना रुके, बिना थके अपने कार्य को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आगे बढ़ाते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वेतन आयोग 6ठे को लागू करना और उसके साथ साथ यह है कि अभी 25 जनवरी 2022 का दिन हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का दिवस और उसमें मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की और जिन घोषणाओं का प्रदेश के लगभग हर व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, उसमें हम सभी को ध्यान है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि 60 यूनिट तक जो बिजली है उसका कोई बिल नहीं आएगा, बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। और आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि 60 यूनिट से 125 यूनिट तक केवल मात्र 1 रुपया लिया जाएगा और जिसमें से कि पहले 1 रुपये 90 पैसे लिया जाता था। और फिर यह भी कहा कि प्रदेश के किसान और बागबान को राहत देने के लिए पहले जो हमारा विद्युत शुल्क था उसको 50 पैसे से घटा करके 30 पैसे यूनिट किया गया है, जिसके कारण से किसानों को विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। और फिर अब यह भी कहा है कि बिल हमारा यानी 0 आएगा, तो 0 आने के पीछे यह तय किया गया है कि 60 यूनिट तक जो है, जो बिजली के मीटर का भी जो 15 रुपये लिया जाता था वह भी माफ किया जाएगा और उसके अतिरिक्त 40 रुपया जो फिक्स जो यानी फीस ली जाती थी वो भी माफ की जाएगी और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। लगभग पूरे प्रदेश की जनसंख्या इसमें कवर होती है। एक बहुत बड़ा तोहफा उन्हें पूर्ण राज्यत्व दिवस के दिन दिया है। और इसके साथ साथ हमने एक बात को यह भी देखा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन
और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितनी प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री आवास योजना है, चाहे हमारे जो हमको वेलफेयर से आवास योजनाएं मिलती हैं, पेंशन संबंधी विषय है, ऐसी सब योजनाओं में पहले आय सीमा 35,000 रुपया थी। उस 35,000 रुपये को बढ़ा करके 50,000 रुपये तक किया गया है, जिसके कारण से लगभग ऐसे जो गरीब लाभार्थी हैं 80,000 लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है, और जिसमें हिमाचल प्रदेश के 2,25,000 यानी 2,25,000 कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। और पहले उनको चॉइस देने के लिए 2 विकल्प रखे गए थे। एक विकल्प था 2.25 गुणांक और दूसरा था 2.59 गुणांक। और उसके साथ साथ उन्होंने 25 जनवरी को यह अनाउंस किया कि पंजाब के वेतन आयोग की तरह हम यहां पर तीसरा विकल्प भी देंगे, जो 15% का वो भी दे दिया है। और फिर जो भारत सरकार की तर्ज पर डीए है, जो पहले 28% था, उसको भी बढ़ा करके 31% देने की बात कही है। और हिमाचल प्रदेश के लगभग 1,75,000 पेंशन धारकों के लिए भी 2,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ देने की बात की है, और उनको भी उनके जो देय वेतनमान है वो पंजाब वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। तो मित्रों, ऐसी अनेक प्रकार के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और हमने भी देखा कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर बाकियों को छुट्टी हो सकती है, कोई दिन को काम करता रात को छुट्टी है, कोई रात को काम करता दिन में छुट्टी है, लेकिन पुलिस एक ऐसी है जो जीवन मरण में हर जगह पर उपस्थित रहती है और लगातार पुलिस के लोग यानी अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियों में भी काम करते हैं। और हम सभी ने कोरोना संक्रमण के समय में भी देखा है कि लॉकडाउन था, बाकी सबको तो जाना, लेकिन पुलिस को तो 24 घंटे की ड्यूटी करना। और पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने जो 2015 से पहले जो उनको प्राप्त होता था उसको बंद कर दिया था। और जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम जो 2015 से पहले का जो नोटिफिकेशन है उसी को जारी करेंगे, और जिसके कारण से लगभग हिमाचल प्रदेश के 5,000 पुलिस जवानों को उच्च वेतनमान प्राप्त होगा, यह भी करके दिखाया है। और साथियों, हिमाचल प्रदेश में अनेक विषय हैं, और उसमें एक विषय मैं आपको ये भी शिक्षा मंत्री हूं सुनाते कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मंडी जिले के लिए पहले क्लस्टर विश्वविद्यालय लेकर के आए, और अब इस सारे क्षेत्र के लिए एक फुल फ्लैग्ड यूनिवर्सिटी बनाई है, जो शीघ्र प्रारंभ हो रही है, और जिसका कार्य क्षेत्र अभी हम तय करने वाले हैं। लेकिन मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा संभवतः ऐसे जिले इसमें आ सकते हैं। सन 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश में अगर दूसरा विश्वविद्यालय बनाया, और वो भी इस क्षेत्र में मंडी में, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को इस बात का श्रेय जाता है, और जिसे सारे क्षेत्र के छात्रों को अपने नजदीक में विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है वो प्राप्त होगी। और उसी में मैंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया।
कैबिनेट का पहला फैसला 27 दिसंबर 2017 में क्या किया? उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो वृद्धजन हैं जिनको पेंशन लगा करती थी कांग्रेस के जमाने में, तब 80 वर्ष आयु सीमा थी। पहली कैबिनेट में जयराम ठाकुर जी ने कहा वृद्धजनों को सबसे अधिक सम्मान देना यह हमारा कर्तव्य है और इसलिए हम इस आयु सीमा को 80 साल से कम करके 70 साल करेंगे और ये करने के कारण से हिमाचल प्रदेश में 3,07,000 वृद्धजनों को अभी पेंशन दी जा रही है। और उसी में और आगे बढ़कर के उन्होंने बात कही कि महिलाओं को सम्मान और जो हमारी माताएं, जो हमारी बड़ी बहनें हैं, उन सबको लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए उनकी भी पेंशन की आय सीमा 65 वर्ष तक की और का 65 से 59 वर्ष तक की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और जिस योजना का नाम रखा गया स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 39,641 महिलाएं लाभान्वित हुई है, जो महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 6,09,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं और वर्तमान सरकार के समय लगभग 2 लाख पेंशन मामले स्वीकृत हुए हैं। और साथियों, जब एक गरीब परिवार से पले बढ़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, उन्होंने एक बात को पहचाना और जाना। उन्होंने कहा कि जब आम नागरिक कहीं पर सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के पास या कहीं पर जाता है तो उसको अपने काम के लिए समस्या होती, वो होनी नहीं चाहिए। और उसका संदेश जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर व्यक्ति की सुनने वाली है। उसके लिए का अनोखा कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया जिसका नाम रखा गया जनमंच। एक अद्भुत कार्यक्रम जिसमें सरकार के मंत्री बैठेंगे, जिलाधीश के समेत सभी सरकारी अधिकारी बैठेंगे और जनता के मध्य में से खड़ा होकर के कोई भी ये कहे कि मेरा प्रश्न ये है, मेरा काम ये है, मेरी शिकायत ये है, तो मौके पर उसका समाधान किया जाता है। और अभी लगभग 232 ऐसे जनमंच के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनमें 53,665 समस्याएं आई और जिसमें से 93% का समाधान किया गया। और ये जनमंच के कार्यक्रम बहुत अधिक होने थे, लेकिन हमको मालूम है कि कोरोना महामारी के कारण से 2.5-3 वर्ष में बहुत से काम भी प्रभावित हुए हैं। साथियों, मुझे एक बात का मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना है। ये कोरोना वैश्विक महामारी ऐसी है जो पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने, कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं देखी होगी, लेकिन उसके बावजूद इतनी विकट परिस्थिति में भी प्रदेश के विकास को, प्रदेश के आम जन के हितों को, उन कामों को भी रुकने नहीं दिया। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है ये स्वर्णिम अक्षरों में होता कि इतने काम जो पहले कभी नहीं हुए वैसे होते, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भी अनेकों अद्भुत काम इस सरकार ने किए हैं। और फिर वहीं पर कहा कि जनता को समस्या ना हो, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को प्रारंभ किया। और उसी के साथ साथ यह है कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना माताओं बहनों को
3,23,000 परिवारों को निःशुल्क गैस उपलब्ध करवाई गई। मुख्यमंत्री हिमाचल हिमकेयर योजना, और जिस योजना में 5,17,000 परिवार पंजीकृत हुए हैं और जिसमें से 2,29,000 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री सहारा योजना विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण से जो लोग चल फिर पाने में अक्षम हैं, ऐसे लोगों को सहारा योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और साथियों आपने देखा कि बीपीएल परिवार की बेटियों के लिए शगुन योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 31,000 रुपए का अनुदान दिया गया। और अभी हिमाचल में लगभग 2,400 ऐसी बेटियों को 31,000 रुपए के हिसाब से शगुन दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 51,000 की सहायता राशि दी जाती है। और इसी प्रकार से नई मंजिल नई राहें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम हर योजना पर जाएं तो बहुत लंबी कहानी है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, और आपने एक योजना और देखी होगी कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, जो देश में पहली योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, जिसमें शहर में रहने वाले बेरोजगार लोगों को भी रोजगार प्रदान kiya गया है। और ऐसे अनेक विषय। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आपको कोविड महामारी के बाद जो कोविड महामारी में जो कुशल संचालन हिमाचल की सरकार ने किया है, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री को बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर कहा गया। और फिर कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। और अभी लगभग 170 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का अभियान भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कितना बढ़िया तरीके से काम चलाया। हम कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने वाले देश भर में प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से चर्चा भी की और हिमाचल प्रदेश को शाबाशी भी दी, ये काम भी करके दिखाया। और फिर कहा गया कि 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगना चाहिए। और इसमें भी हमने बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, और हर क्षेत्र में। और इसलिए हम अनेक प्रकार की योजनाओं पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम किया है, और हमको पूरा संतोष है कि कोरोना महामारी के बावजूद इतना कुछ किया। जब लॉकडाउन रहा, लगभग 2 वर्ष तक पहले प्रभावित रहे, और ओमिक्रॉन के तीसरी लहर चल रही, इसके कारण से बहुत हमको नुकसान भी हुआ है, लेकिन तब भी। और इसलिए आने वाले दिनों में अब हम धीरे धीरे सोचते हैं कोरोना के केसेस कम होते जाए, ताकि हम धीरे धीरे खुलापन आता रहे, तो और अधिक विकास के नए आयाम साबित करेंगे। और निश्चित रूप से मैं विश्वास से कहता हूं कि सन 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश में फिर से जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट होगी, ये पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ठाकुर जी आप शिक्षा मंत्री हैं, टीजीटी की अपॉइंटमेंट कब तक होगी? टीजीटी की अपॉइंटमेंट कब तक होगी? देखिए, अभी हमने रिकॉर्ड तादाद में ये सारी भर्तियां प्रारंभ की हैं, और ये भी हम शीघ्र करने वाले हैं। और हमने पिछले बजट में ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में 4,000 पदों को भरने वाले, जो हमारी सारी प्रक्रिया चली है।
हमारा प्रयास है कि एनटीटी की नियुक्तियां हम इसी मास में करेंगे। बड़ी भारी पोस्टें खाली है, वो कब भरी जाएगी? मैंने कहा कि ये जितने पद हैं, हम 4000 पदों को भरने की प्रक्रिया और उसमें हम जो है इनको भी भर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो मालामाल कर दिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल के अध्यापक कोरोना काल से 3 साल से जो है 90% स्कूल ऐसे हैं प्रदेश में जो 50% से भी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपने कोई नीति बनाई? देखिए, मुझे लगता है कि जो निजी स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो उनके कर्मचारी हैं, उनको उनका पूरा मानदेय देना चाहिए। और कोरोना महामारी के कारण से प्रभावित तो अनेक क्षेत्र हुए हैं, लेकिन वर्तमान में ये भी संभव नहीं कि आप किस किस तक कहां तक पहुंचेंगे। बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन जयराम ठाकुर जी की सरकार ने प्रयास बहुत किया है। अभी आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लगभग जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत अधिक नुकसान हुआ था, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की उनके चीज़ों को माफ़ किया है, उनके यानी जो एसआरटी इत्यादि टोकन टैक्स वगैरह को माफ़ किया। लेकिन अभी ये भी कितना संभव है कि आप हर निजी क्षेत्र में भी कहाँ तक जा सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम हर एक तक, लेकिन सरकार का फीस तो पूरी लेना अलाउड है, लेकिन इनके स्पोर्ट्स और देखिए फीस पूरी लेना अलाउड नहीं है, और जहाँ जहाँ पर शिकायतें हुई है तो वहाँ पर निजी क्षेत्र के स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। कितने स्कूलों पे कार्रवाई हुई है? देखिए एग्जैक्ट तो अभी मेरे पास नहीं है वो आंकड़ा। दूसरा सर, यहाँ म्यूजिक और स्पोर्ट्स के तो सारे टीचर्स बाहर निकाल के रखे हैं सिंगल पेनी। सर, केंद्र और प्रदेश सरकार की 4 साल की योजना, 7 साल की केंद्र की और प्रदेश सरकार की 4 साल की योजना को गिना दिया आपने, पर कुल्लू में लोकसभा उपचुनाव में क्यों बच्चा खा गया आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि देखिए आखिरकार लोकतंत्र में जो भी बात है वो हार हुई है, उस हार को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा यहाँ पर कि अगर ये हार हुई है तो हमारे 2022 का मार्ग प्रशस्त करेगी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा व्यक्तिगत बात है कि शायद हम ज़्यादा आत्मविश्वास में थे, इसलिए लगता है कुछ ना कुछ कहीं परिश्रम में कमी रही होगी। सर, आपने केंद्रीय बजट पे बात की, तो आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है जिक्र नहीं है? देखिए, आपको जो मैंने कहा कि हमको लगभग 6000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त राशि जो प्राप्त होगी उस सब में ये सब के सब काम आएंगे। और फिर ये भी है कि लगभग जो केंद्र सरकार का बजट आता है, एक योजना को नाम के अनुसार उसमें नहीं दिया जाता, वो तो केवल मात्र एक बजट भाषण होता है, उसमें कुछ बिंदु होते हैं। अगर पूरे देश के एक योजना का विस्तृत रूप से लिखना प्रारंभ करें तो अभी जैसे जानकारी ये है कि अब रेलवे में जो हमारा भानुपल्ली बिलासपुर जो ये जो रेल लाइन है उसके लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किया, जो आज तक का सबसे अधिक है। और कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की जो हमारी रेलवे का है जो कभी नहीं मिला 1685 करोड़ रुपए मिला। और इसलिए अभी तो जब बजट की हम गहराई में पढ़ेंगे उसको, तो अभी बजट स्पीच में तो एक एक बात का नहीं यानी जिक्र नहीं होता कि एक एक सड़क का जिक्र करें, एक एक उसका, लेकिन ओवरऑल जो उससे जो है उसको लाभ मिलेगा। सरकार और कर्मचारी के बारे में क्या नीति बनानी चाहिए? बनाएगी नीति या नहीं बनाएगी, ऐसे शोषण होता है? अभी देखिए, इस पर कैबिनेट सब कमेटी बनी है, वो अपना काम कर रही है। सर, 4 साल में इतना सारा विकास को गिना दिया आपने, पर सरकार अपने जिले की सड़कें नहीं सुधार सकी। 4 वर्ष आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सराज को छोड़ के बुरी हालत है, शहर में बुरी हालत है। देखिए, मुझे लगता है कि मंडी जिला की विशेष तौर पर तो मुझे जानकर, लेकिन एक बात निश्चित है कि वास्तव में जयराम ठाकुर जी की सरकार में सड़कों के बहुत से काम हुए। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो हमारे अधिकतर जो बर्फ वाले क्षेत्र है वहाँ पर ये समस्या रहती है कि अगर बर्फ पड़ने के कारण से सड़कें फिर खराब होती है, लेकिन फिर ठीक की जाती है। लेकिन जहाँ तक अब एक सड़क का तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अधिक नुकसान है। मंडी से सुंदरनगर NH का 25 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जी ने आनी विधानसभा क्षेत्र में अपना राज्य स्तरीय आयोजन किया था। वहाँ पे एक अनाउंस किया था कि बस स्टैंड को भव्य बस स्टैंड बनाया जाएगा, उसको खेल मैदान है उसका विस्तारीकरण किया जाएगा, उसकी लाखों रुपये की घोषणा की थी। क्या वो आज तक 4 साल पूरा होने के बाद पूरा हुआ? मुझे लगता है कि आज एक क्षेत्र की बात तो करना था, लेकिन आज तो हम जिस मुद्दे पर हमने बात की, तो अब यदि हम एक सड़क और एक जगह पर जाएंगे तो मुझे लगता है वो संभव नहीं है।
ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है जी, हाँ ठीक, कब तक आ जाएगी अस्पताल में? चर्चा करेंगे।